बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो आपके सामने है। वहाँ पर जो आम दुकानदार है वो शिकायत कर रहा है। वो कहता है कि जी मेरे पास जो ये बिल लग के आए हैं, बिजली के अंदर जो मामला हुए हैं वो बेरेबल नहीं हैं और हम अपने कारोबार को बंद कर देंगे। तकरीबन एवरेज ये है कि अगर हम बात सुनते हैं शेख रशीद की, तो वो कहते हैं कि 200 फैक्ट्रीज़ जो हैं वो हर महीने बंद हो रही हैं और 100% क्राइम रेट बढ़ गया है। इसके अलावा क्राइम रेट बढ़ने की बात जो है कमर ज़ुबान कायरा ने भी कही है कि अगवा बराए तावान बहुत हो रहा है। लोगों को बला फुसला के जो है वो अंदरून सिंध और अंदरून पंजाब लेके जाया जाता है। वहाँ से अट्रैक्शन की जाती है कि आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा। एक अनरियलिस्टिक ऑफ़र होती है और उसके ज़रिए आपको बुलाया जाता है कि आप वहाँ पे आ जाएं। वहाँ पर आपको तावान के लिए बिठा दिया जाता है और कहते हैं कि आप किसी भी कॉल्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो ऑफ़र्स आती हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं उन पर बिलीव मत करें, वरना आपको अगवा कर लिया जाएगा। ये तमाम बातें हो रही हैं। तो ये क्राइम रेट बढ़ गया, इसमें कोई शक नहीं है। मुसीबत पड़ गई है अवाम को, क्योंकि अवाम ने इस माशरे में रहना है जहाँ पर कारोबार ना हो और क्राइम रेट बढ़ जाए तो वो माशरा डिस्टर्ब तो हो जाता है। उसके ऊपर इन्होंने खबर भी दी है कि फजल रहमान की धमकी आमेज़ बयानात मज़ीद इंतशार पैदा करेंगे। तो ये तो शेख रशीद ने एक पूरी बयान दी है, क्योंकि फजल रहमान इस टाइम जो बयान दे रहे हैं वो धमकी आमेज़ हैं और वो वार्निंग दे रहे हैं इदारों को, वो वार्निंग दे रहे हैं निज़ाम को, सिस्टम को, हर एक को वो वार्निंग दे रहे हैं। अब जब भी जो हमने भी लोगों से बात की तो वो भी कहते हैं कि जी हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा धचका पहुँचा है। अब वो धचके के बाद जो है ज़ाहिर बात है कि जब हम तक खबर आई है और मीडिया पे बात आती है तो वो ख़बर ऊपर भी जाती है। तो वो ख़बर पहुंची है मरीम नवाज़ को, और मरीम नवाज़ ने जो है वो डायरेक्ट मुखातिब किया है ट्विटर के ज़रिए मुफ्ता इस्माइल को कि मुफ्ता इस्माइल भाई बिजली के बिल पर टैक्स वापस लें। मरीम नवाज़ से ट्वीट, मतलब बहुत शॉर्टकट से उन्होंने बात कर दी है कि ट्वीट लें। और इन्होंने कहा है कि जी जो ताजर हैं परेशान हैं, शिकायत कर रहे हैं और वो नहीं पे कर रहे और नहीं पे कर पा रहे, बहुत तकलीफ़ में हैं, उनका अजाला किया जाए। तो मरीम नवाज़ ने मुफ्ता इस्माइल को मुखातिब करके ये तमाम शिकायत उनके सामने रखी कि अब उनको भी आइडिया हो गया है कि हम कुछ ज़्यादा ही वज़न डाल रहे हैं आवाम के ऊपर। मतलब ये मरीम का ख्याल है कि हम कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ दे रहे हैं आवाम को और ये शायद अब बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन हर आदमी की एक सोच होती है, मतलब हर आदमी कुछ टारगेट लेके चलता है, कुछ मामला सोचता है और उसके ऊपर वो गौर फ़िक्र करता है कि उसके दिमाग में था क्या। ये बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि हमें ये मालूम करना है इस क्लिप के ज़रिए कि मुफ्ता इस्माइल के दिमाग में था क्या, वो टारगेट क्या लेकर आए थे। तो ये 2 सेकंड लूँगा आपके, ये देख लीजिएगा। मेरी ना महंगाई रोकने की मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रही है, अब तक मैं सीधी बात करता हूँ, ना ग्रोथ लाने की मेरी प्रायोरिटी रही। बहुत ही क्लियर कट उन्होंने कहा है, आपने उनकी ज़बानें सुन लिया। मैंने कहा आप यकीन नहीं करेंगे कि आदमी मेरे मुँह से बोल रहा है, वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान का बोल रहा है कि ना तो महंगाई रोकना मेरी प्रायोरिटी रही है। कहता मैं सीधी बात करता हूँ, आपको कोई अच्छी लगे बुरी लगे तो आपकी मर्ज़ी है, और ना ही ग्रोथ लाना मेरी कोई प्रायोरिटी है। तो आप सोचिए कि ये 2 काम हैं जो इनके ज़िम्मे थे और जिसका धोखा देकर ही आए थे। यानी कि उन्होंने कहा था कि पेट्रोल गिरना चाहिए, पेट्रोल 12 रुपये में मिलना चाहिए, टैक्स ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, IMF भी गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इमरान खान ने महंगाई मचाई दी है, महंगाई मुकाओ, ये मुकाओ, वो मुकाओ। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि जी सारे रेट जो हैं धड़ाम करके गिरेंगे अगर मैं आ गया तो। वो कहते हैं कि मैं जब आया तो मेरी प्रायोरिटी महंगाई कम करना तो थी ही नहीं। आपको ऐसा क्यों आपने महसूस कर लिया? तो अगर आपने महसूस किया तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। तो मरीम नवाज़ को उन्होंने पैगाम दे दिया है कि ना तो महंगाई रुकूंगा और ना मेरी प्रायोरिटी है और ना ही ग्रोथ लाऊंगा। मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई ये ना उम्मीद रखे मुझसे, मैंने इस पर काम ही नहीं किया। वो कहते हैं मैंने ग्रोथ पे तो काम किया ही नहीं है। अब मुझे बताइए कि अगर वज़ीर ख़जाना ने ग्रोथ पे काम नहीं किया तो हमारा सवाल तो बनता है कि आप फिर कर क्या रहे हैं। अगर महंगाई और ग्रोथ को निकाल दें तो वज़ीर ख़जाना का और काम रह क्या गया है? मेरे इल्म में नहीं है। अगर आपके पास कोई और इसके अलावा वज़ीर कोई ख़जाना का काम है तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो इस टाइम क्या घर बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इनकी अपनी फैक्ट्री भी होगी तो उसके अंदर भी तो ये ग्रोथ के लिए काम करते होंगे ना, अपने कारोबार के लिए ग्रोथ तो करते होंगे। तो जिस बंदे को अपनी फैक्ट्री की ग्रोथ की फ़िक्र हो सकती है, पाकिस्तानी ग्रोथ की फ़िक्र कैसे नहीं हो सकती? लेकिन बहरहाल हम ये पैगाम मरीम नवाज़ को दे रहे हैं कि उनकी कोई इसमें इंटेंशन जो है नज़र नहीं आ रही। 2 खबरें और दे देता हूँ, और वो ये है कि एक खबर पहले, बल्कि 3 खबरें टोटल हैं। उसमें पहली खबर ये है कि एतराज़ किया गया
कि इमरान खान जो है वो पंजाब जाते हैं, जाकर सीधा वज़ीर आला की सीट पर बैठ जाते हैं। क्या बात है जी, आपको क्या हक पहुंचता है वज़ीर आला सीट बनने का? मतलब आपको कोई वो है क्या, वज़ीर आला बनने का शौक़ है या इक़्तिदार का शौक़ है या सीट के भूखे हैं आप, क्या है? तो उसके ऊपर जो है तस्वीर तो यही आई है कि वज़ीर आला सीट के ऊपर जाके बैठ गए इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही और उनके बेटे जो है सामने बैठ गए। तो ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन ये असल कहानी क्या है? तो असल कहानी ये है कि जब इमरान खान साहब वहाँ पहुँचते हैं तो इनको परवेज़ इलाही कहते हैं कि आप उस सीट पर बैठें, ठीक है ना, मैं इस सीट पर नहीं बैठूँगा। तो इमरान खान साहब मना कर देते हैं। और ये मैं वहाँ पर मौजूद, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर हामिद मीर बता रहे हैं आपको, हामिद मीर रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं बैठूंगा इस सीट के ऊपर, ये सीट मेरी नहीं है, ये परवेज़ इलाही की सीट है, आप बैठें, आपने जीती है, आपको दिलवाई है। वो कहते नहीं जी, इस सीट के ऊपर ज़्यादा हक आपका है, क्योंकि एक वो जानते हैं कि 10 वोट मेरे 176 इनके हैं। तो रिस्पेक्ट के अंदर, एहतराम के अंदर उन्होंने कहा नहीं आप बैठें। इस पर जब उन्होंने मना किया तो उसके बाद परवेज़ इलाही परेशान हो गए कि यार ये मना कर रहे हैं तो मैं नहीं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा बैठे हुए। तो मुनिस इलाही ने कहा कि ये सीट आपकी दी हुई है, तो हम दोनों चाहते हैं कि आप बैठें। तो इन दोनों की शदीद ज़िद के ऊपर, क्योंकि इंसान मजबूर हो जाता है, और वो कहते हैं कि वो जाके उनको बैठना पड़ा। तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई पावर शो की है या कोई पैगाम पहुंचाया है, किसी को कोई पैगाम दिया है कि पंजाब के अंदर मैं आ गया हूं, मैंने डायरी पकड़ा दी है, ये नाम सारे नोट कर लो और इनके ऐसे की तैसी फेर दो और तमाम चीज़ें कर दो, ये तमाम चीज़ें कर दो जो आपको मीडिया से आ रही हैं। तो ऐसा उन्होंने पैगाम नहीं दिया। ये मुनिस इलाही और परवेज़ इलाही की ज़िद से काम हुआ है। अब एक और ख़बर जो आपको मैं दे रहा था वो ये है कि जो, अब हेडिंग सुनिएगा, वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को अमरीकी हुकूमत से बात करने की इजाज़त दे दी। अंदाज़ा लगाइए, मतलब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आपको अगर आपको मैं कहूँ कि मेरे हिसाब से ये इंसल्टिंग स्टेटमेंट है, मेरे हिसाब से क्या ये इंसल्टिंग है कि अगर एक वज़ीर आज़म जो इस बात में नाकाम हो जाए कि वो IMF से डील करे या उनसे पैसे निकलवाए, तो क्या ये स्टेटमेंट दे सकता है कि आर्मी चीफ को अमरीकी हुकूमत से बात करने की वो परमिशन दे? ठीक है आप कर लें बात, कोई मसला नहीं है, आप कर लें, आपको शौक़ आ रहा है आप कर लें, कोई मसला नहीं है। भाई आप नाकाम हो गए, आप IMF को डील नहीं कर सके, वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा, वो आपको गवर्नमेंट नहीं मान रहा, वो आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहा, वो कह रहे गवर्नमेंट आएगी तो पैसा देंगे। ये कहा है IMF ने, इसको माने ना, ये क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर होना ही चाहिए कि वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट की है, होना ही चाहिए, रिक्वेस्ट की है कि सर क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, IMF जो है हमारे हाथ नहीं आ रहा। तो कोई आप कह सकते हैं, क्योंकि हमें अगर वो नहीं मानते तो फिर आपको वो मान जाएंगे, क्योंकि आप पावरफुल इंसान हो। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसके ऊपर मजाक भी उड़ाया है कि मोस्ट पावरफुल मिलिट्री चीफ जो है वो हमारे सामने जो है आके पैसे मांगता है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ पर आप इस तरह की जो स्टेटमेंट है ना वो ना बनाएं कि हमने परमिशन दे दी थी, हम वो बात, यानी कि उन्होंने ऐसा कहा होगा, ऐसा लग रहा है इस स्टेटमेंट से कि सर प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपके शीशे दिल पे बाल ना आए, अगर आपके तबीयत पे गिरा ना गुजरे, अगर आपको तकलीफ ना हो, अगर आप इसको मुनासिब समझे तो क्या मैं बात कर लूँ? हाँ बात कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ठीक है, अगर करने चलो कर लो, कोई बात नहीं। अगर IMF मान जाता तो ठीक है, वरना कोई ऐसी हमें मजबूरी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ में तो डूबे हुए हैं कि किसको बचाएंगे आप। बहरहाल एक और आखिरी खबर आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ, वो ये हुआ है कि 2 दिन के अंदर डॉलर जो है वो 10 रुपये गिरा है। तो इसके पीछे राज क्या है? देखिए, ये एक फैक्टर ने काम किया है, खाली एक फैक्टर ने, आपको बता रहा हूँ आगे। लेकिन एक फैक्टर ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की जो सरहद है उस पर आपने सिर्फ लगाम खींची है, 2 दिन लगाम खींची है, ठीक है ना। और वहाँ पर डॉलर आपका 10 रुपये गिर गया है, 250 क्रॉस कर गया था। 29 जुलाई को 250 रुपये की रिकॉर्ड स्तर पर चला गया था और अभी जो है तकरीबन 140 के आसपास नज़र आ रहा है खबर के मुताबिक। मुझे पता नहीं ओपन मार्केट में सूरत क्या है, 147 है या 140 है, तमाशी बना हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे क्या पता रेट चेंज हो जाए, तो इसलिए माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। मामला ये है कि डॉलर की एक फैक्टर ने काम किया है और वो फैक्टर है अफगानिस्तान डॉलर का जाना, वो रोका है तो 10 रुपये गिरा है। इसके अलावा जो दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका बहुत बड़ा असर जो है वो यहाँ पर आया है, यानी कि डॉलर का बहुत बड़ा असर देखा गया है। आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, आपकी जो बिल्डिंग प्लाजे जो बन रहे हैं दुबई में, जो पाकिस्तान टॉप 10 में आ गया है ख़रीदारों में, तो आपका पैसा डॉलर की सूरत में जो है वो हुंडी के ज़रिए और शिप्स के ज़रिए और कश्तियों के ज़रिए और पता नहीं किसके ज़रिए वो जा रहा है दुबई। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो इदारे हैं वो इस स्मगलिंग को भी रोकेंगे। अगर वो इसको रोकने में कामयाब हो गए, जो पैसा बाहर जा रहा है शिप के ज़रिए और तमाम तरीक़ों से,
तो ये डॉलर जो है और मज़ीद गिरने की उम्मीद है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।